स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा साथियों। सो आप सभी बच्चे लोग एनटी यूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाले जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं साथियों। आप सभी बच्चों के बीच ये आप सभी बच्चों के टॉप एजुकेटर्स मिलकर ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे करवाया जा रहा है। पेपर 2 और पेपर 1 कंप्लीट। अगर मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो आप सभी बच्चों के बीच काफ़ी दिनों बाद मैं आप लोगों को नजर आ रहा हूँ। तो मेरा नाम है अभिषेक शुक्ला और आपको मोर देन 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको टीच कर रहा हूँ कंप्लीट कॉमर्स आपको और पेपर 2 और कंप्लीट पेपर 1 करवा रहा हूँ। ये मेरा कोड है, इस कोड का आप इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं साथियों। आपके पास प्लस कोर्स अवेलेबल है जहां पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ, लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाता है। अगर आप यही आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ ये सारी 4 चीज़ें बेनिफिट मिलेंगी। साथ ही साथ पर्सनल कोर्स, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, एसओपी फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर बात करें इस कोड का तो इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना है साथियों, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चाहे आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ठीक है। इस कोड का जरूर से जरूर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में साथियों इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ बेनिफिट्स रहे आपको मैंने बता ही दिया है, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेके अब आपके पास सिर्फ 2 महीना और रह गया है भाई। अप्रैल आई गया है, अप्रैल मई जून। ठीक है। अप्रैल आधा महीना जा चुका है, मई जून और रह गया है, तो आपके पास 2 से ढाई महीना और है। बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। हम लोग सारे एजुकेटर्स आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आप लोग तैयारी कीजिए। आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग आपके साथ लगे हैं। सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। ये आपके पास वैलिडिटी के साथ प्राइसेस देख सकते हैं। ध्यान रखेंगे साथियों, अभी 101 कोड का इस्तेमाल ज़रूर करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा अवेल कर सकें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसको अवेल कर सकते हैं। बक्स बाउंटी अवेलेबल है जहाँ पे आपको कुछ भी कंटेंट अगर इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म को फिल करके। साथियों आपको अगर बताना चाहूँगा स्पेशल क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आप लोग इसको भी अवेल कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। हर लर्नर्स के लिए पोल्स आपको दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ के आप लोग आंसर्स कर सकते हैं विद टाइम। आप हैंड वेस्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई क्लास मिस नहीं करना, डेली लेक्चर नोट्स कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप लोग कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके पास मेरे कुछ अपकमिंग स्पेशल्स और रिकॉर्डेड स्पेशल्स भी देख सकते हैं साथियों। ये बहुत ही बेहतरीन सा बैच आया है जो कि 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट पेपर 1 और इकोनॉमिक्स का। ठीक है। जो कि टारगेट मतलब नेट जेआरएफ जो भी तैयारी टारगेट करना है कर जिनका भी टारगेट है, तो ये एक एमसीक्यू कोर्स है पेपर 1 के लिए और कंप्लीट पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। इसी तरीके से टारगेट बैच नेट जेआरएफ के लिए जो भी एमसीक्यू कोर्स के साथ हिस्ट्री का आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको शैलेंद्र सिंह और सोनी कुमारी मैम करवा रहे होंगे। इसी तरीके से आपके पास कंप्लीट बैच आया वर्षा अग्रवाल और आशा मानेगी मैम के साथ कंप्यूटर साइंस और कंप्लीट पेपर 1 का। और इसी तरीके से मतलब बहुत ही बेहतरीन आपके पास मौका है जहां पर आप अपनी तैयारी बहुत ही एक सब्सक्रिप्शन के साथ, एक कोड के साथ, डिस्काउंट के साथ आप सारी तैयारी अपने एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जो कि ये 13 अप्रैल और 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो इनको ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को साथियों। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा विद टाइम। आपके पास टाइम के अंदर आंसर करना है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। अरेंज दी फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर। अतः क्रिया की निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ द वर्क डन, या फिर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, या प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, या मॉडिफिकेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। आपको क्या करना है साथियों, आई होप सो क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है। आपको क्या करना है, लॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है साथियों, अरेंज करना है कि जब आप टीचिंग में कर रहे होते हैं, जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो आपको अपनी चीज़ें कैसे रिप्रेजेंट करनी है, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे साथियों, प्लानिंग करेंगे कि आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है। आपको पढ़ाना क्या है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। ठीक है। प्लानिंग किया, प्रिपेयर किया, उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, उस मटेरियल को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं आपके पास एक कंटेंट लेके आज मैंने प्लान किया कि मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाना है।
दिस इज माई टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज प्लानिंग एंड प्रिपेयर। मैंने प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर मतलब ये मटेरियल आपने प्रेजेंट मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब मैं आप सभी के बीच इस चीज को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट माय सेकंड स्टेप, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल क्या हुआ आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा साथियों आपका, इसी तरीके से अब आपको मैंने जो पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपने आंसर किया, अब आंसर के बाद मैं आपको क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। समझा रहा हूं इसका मतलब क्या कि कहीं ना कहीं आपको आपके कार्य के प्रति क्या एनालाइज कर रहा हूं, मैं आपको एनालाइज करवा रहा हूं और एनालिसिस बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ही क्यों हुआ। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले प्लान करना है, फिर प्रेजेंट करना है, फिर एनालाइज करना है, और अगर मुझे उसमें कुछ लगता है क्या गलत क्या सही है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसमें इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, तो ये कुछ आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, तो आंसर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रभावी शिक्षण का अर्थ है निम्नलिखित को छोड़कर सभी, एक्सेप्ट अ टीचर टीचर्स विद एंथुसियाज्म, अ टीचर, टेंचर यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे टीचर होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे टेंचर लिख गया है बाई मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा टीचर होगा। ठीक है, टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, अ टीचर पुट्स एम्फेसिस more on teaching than on class control, a teacher is interested in making the subject matter understood rather than on the completing the course। प्रभावी शिक्षण का अर्थ है निम्नलिखित को छोड़कर सभी, एक शिक्षक उत्साह के साथ पढ़ाता है वह चीज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आप लोग जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रभावी शिक्षण का अर्थ है निम्नलिखित को छोड़कर सभी। सो क्या आंसर होगा एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। आई होप सो सभी लोगों का आंसर ये आ गया था। आई थिंक अ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, क्या आंसर इसका आया था कि, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है। अ टीचर फॉल्ट फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, मतलब अगर कोई एक टीचर हमेशा अपने बच्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढता रहता है, सिर्फ और सिर्फ गलतियां ढूंढता रहता है, तो कभी भी वह अपने बच्चे के प्रति इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उस बच्चे को कभी वो मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा पढ़ाई के प्रति, कभी क्या नहीं मिल पाएगा मोटिवेशन। हमेशा अगर किसी बच्चे के अंदर सिर्फ गलतियां, सिर्फ उसको मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट्स अगर आप ढूंढते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या होता है, नेगेटिव माइंडसेट का आ जाता है। मतलब हमेशा वो नेगेटिविटी उसके माइंड के अंदर चलती रहती है, तो जिसके वजह से उसका मोटिवेशन जो लेवल है वह कम होता है और फिर वह पढ़ाई नहीं कर पाता। और पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो क्या एक टीचर और लर्नर के बीच में एक इफेक्टिवनेस दिख पाएगा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक टीचर को, बल्कि कितना भी बुरा बच्चा हो, कितना भी मतलब पढ़ने वाला बच्चा ना हो, उसको हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए आगे जीवन में बढ़ने के लिए। चलिए, इफ सम स्टूडेंट्स फेल इन द एग्जामिनेशन इट इज़ द फॉल्ट ऑफ, यदि कुछ छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो यह किसका दोष है? एक टीचर का है, एक प्रिंसिपल का है, एक स्टूडेंट खुद उसकी गलती है, या हम कभी भी किसी भी तरीके से हम इनको किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ भाई इन्हीं का दोष है। समझ पा रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप सो।
यदि कुछ छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं तो यह किसका दोष है, किसकी गलती है? क्या एक टीचर की गलती हो जाती है कि हाँ भाई ये यार टीचर ने मतलब बहुत गलत पढ़ाया जिसकी वजह से मैं फेल हो गया या फेल हो गई, ठीक है? या फिर एक प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल होते हैं उनकी गलती होती है, या फिर खुद बच्चों की गलती होती है जो बच्चे फेल हो जाते हैं, या फिर इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि सामान्य तौर पे हम किसी को सामान्यकृत गलतियां नहीं ठहरा सकते कि भाई हाँ इसी की गलती है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग है सभी को, नमस्कार। ठीक, सो आई होप सो क्लियर हो गया होगा मैं आप सभी बच्चों को कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम पर्टिकुलर किसी एक की गलती हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, कि इसकी गलती, क्योंकि हो सकता है भाई टीचर ने सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाया हो ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, जैसे मान लो उसकी तबीयत खराब रही, या फिर टीचर अवेलेबल ही नहीं हो पाया, या फिर जैसे कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो क्लास स्कूल बंद करना पड़ा कुछ टाइम के लिए, है ना, जैसे कोरोना की सिचुएशन आया पाई, या फिर प्रिंसिपल की भी गलती हो सकती है कहीं ना कहीं, मतलब उनके घर में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से स्कूल ही बंद करना पड़ गया। स्टूडेंट की भी गलती हो गई कि हो सकता है उसकी तबीयत ही खराब हो, है ना, उसके घर में कुछ फंक्शंस हो गए जिसकी वजह से वो अवेलेबल ना हो तो पढ़ाई ना कर पाए हो, तो किसी को हम पर्टिकुलर एक को थोप दिया जाए यहाँ इसी की ही गलती होती है जिसकी वजह से बच्चा फेल हो रहा है, तो हमारे लिए कहना थोड़ा गलत होगा। ठीक है, एक बार जल्दी से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स जो भी होंगे कमेंट करें क्या मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल हूं मैं और विजिबल हूं मैं, आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल विजिबल हूं ना? अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट्स शुड, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इज इंप्रूव या रिजाइन द पोस्ट या फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स। अच्छा, मतलब वॉइस इशू है, आवाज़ सच में अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रही है आप लोगों को? हाँ, सच में आप सभी बच्चों को वॉइस क्लियर नहीं है? एक सेकेंड। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि कभी भी अगर कोई टीचर अपने बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है अपनी तरफ, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी एक टीचर अपने बच्चे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा अपनी नॉलेज के प्रति, या फिर वो क्लास में पढ़ा रहा तो बच्चे उतने ज़्यादा सुन नहीं रहे हैं उसको, उस बच्चे और टीचर को पढ़ना नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, या सुन नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीचर के पढ़ाने में कहीं ना कहीं दिक्कत है, या फिर वो कहीं ना कहीं वो टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, उस टीचर को अपने टीचिंग मेथड के अंदर कुछ ना कुछ इवेल्यूशन लेकर आना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आना चाहिए, कुछ ना कुछ इंप्रूव करना चाहिए, जिससे वह बच्चे को फिर अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। समझ पा रहे हो? जिससे वह अपने बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, ताकि बच्चे लोग जितना उससे अट्रैक्ट होंगे उतना ही ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने के प्रति, और एक टीचर का भी मोटिवेशन बढ़ता है। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे आंसर करते हैं, जैसे आप लोगों से भी मैं बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर किया करें आप लोग। क्यों बोलता हूँ? रीज़न इसके पीछे ये है कि जितना ज़्यादा आप लोग आंसर करते हैं हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और आपका भी कहीं ना कहीं एक इवेल्युएशन हो पाता है कि हाँ मैं कहाँ पे किस स्टेज पर यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है,
बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल इसलिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, एक शिक्षक का प्राथमिक जो कार्य है वह क्या है? एक टीचर का जो प्राथमिक कार्य है वह क्या है? टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, कि जो भी करिकुलम या सिलेबस में दिया गया बस उसको पढ़ा देना चाहिए, या बच्चों को थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए, गाइड करना चाहिए सीखने के प्रति, या फिर टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज वेयर एवर डिजायर्ड, जहां वांछित हो नैदानिक उपचारात्मक निर्देश सुविधाएं प्रदान करते रहना चाहिए, या टू प्रमोट हैबिट्स ऑफ अ कंफर्मिटी टू एडल्ट डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस। चलिए, जल्दी से बताएंगे। चलिए, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टू स्टिमुलेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स लर्निंग। हमेशा कोशिश यह करना चाहिए कि अपने बच्चों को, हमेशा कोशिश करना चाहिए, मतलब अपने बच्चों को, मतलब कहने का यह है उसमें भी आपके वो भी इन्वॉल्व हैं, कौन? आपके स्टूडेंट्स जो है, उसको हमेशा गाइड करते रहना चाहिए। गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। एक सही मार्गदर्शन एक बच्चे को मिलता है तभी वो जीवन में कुछ कर पाता है। अदरवाइज आप देखते होंगे 12th करने के बाद बच्चे इतना कंफ्यूज्ड रहते हैं, 12th के बाद सोचते हैं ग्रेजुएशन कहाँ करूँ, किस कॉलेज से करूँ, ग्रेजुएशन करूं भी या ना करूं, या ग्रेजुएशन करूं तो किस स्ट्रीम से करूं, है ना। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन मतलब एक टीचर, एक बच्चे को रहती है। तो वहां पे उसको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि एक बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिले। अगर बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है तो लाइफ में वह आगे एक अच्छे स्टेज पर वो पहुंच पाता है, एक प्रॉपर गाइडेंस में अगर रहे। अब होता है ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे को कंफ्यूजन रहती है, जो एग्जाम का फॉर्म आएगा वही एग्जाम का फॉर्म भर देगा और फिर उसी की तैयारी करना स्टार्ट करेगा। कुछ दिन उसकी तैयारी करेगा, इतने पता चला दूसरा एग्जाम का फॉर्म आ गया, उसका भी भर दिया, उसकी भी तैयारी कर रहे, तो ना बच्चा कभी इधर रहता है ना उधर रहता है। फिर वो ये रहता है कि एक डिग्री उसको मिल पाती है सिर्फ कि हाँ इस कॉलेज से बच्चा पास हुआ है, तो ये समझिए वो डिग्री के फिर लायक रह जाता है सिर्फ बच्चा। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन में रहना, एक टीचर के, एक सही टीचर के सही मार्गदर्शन में रहना बहुत जरूरी होता है एक बच्चे को, जब तक उसको एक अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाती। अगर किसी भी तैयारी में एक सही मार्गदर्शन, सही स्ट्रेटेजी नहीं मिलती है बच्चे को, तो वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रह जाता है बच्चा। ठीक है, तो यह बहुत जरूरी है। और बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित करना पढ़ाई के प्रति, वो तो ऑब्वियस सी बात है ही। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स बिहेवियर सजेस्ट डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर, निम्नलिखित कौन है ऐसा टीचर, मतलब अ टीचर हु इज, ऐसा कौन से टीचर हो सकते हैं। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शिक्षक का व्यवहार शिक्षक के असफल व्यवहार के आयाम को संकेत देता है। ऑलवेज मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, बिजनेस लाइक एंड फ्रेंडली अप्रोच, या अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क्स, या अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स सजेस्ट डायमेंशन ऑफ अनसक्सेसफुल टीचर। ध्यान समझिए कि इनमें से ऐसा कौन सा डायमेंशन एक टीचर के लिए अगर वह टीचर अपनाता है तो उसके लिए एक अनसक्सेसफुल बिहेवियर माना जाता है, मतलब एक अनसक्सेसफुल माना जाता है अगर ऐसा होता है तो। सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, अलूफ एंड फोकस्ड ऑन रूटीन टास्क। समझिए, अगर मैं स्कूल में आऊं, कॉलेज में आऊं, बस उतना ही पढ़ा के चले जाऊं, ठीक है, सिर्फ आऊं मैं पढ़ा के आप चले जाऊं, जितना मेरे पास टाइम था 45 मिनट्स था, 45 मिनट्स पढ़ा के चले जाऊं, ठीक है, सिर्फ जो मेरे रूटीन टास्क है उस रूटीन टास्क को मैं पूरा कर जाऊं, ठीक है, बस उसको मैं कंप्लीट, बाकी उसके बाद बच्चा आके मेरे से पूछेगा अगर 45 मिनट्स के बाद, तो मैं उसको बताऊं भी ना, कहूँगा भाई तुम्हारा 45 मिनट तो पूरा हो गया ना, अब उसके बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। तो क्या ये सही है एक बच्चे और टीचर के बीच में? सही बताइए, क्या ये एक टीचर का बिहेवियर सही है? कब तक उस टीचर को लोग पसंद करेंगे, कहेंगे यार ये टीचर तो हमारे लिए बस आता है, वो बस काम के लिए है कि बस आता है, पढ़ाई का मतलब पढ़ाता है, अपना चला जाता है। लेकिन आफ्टर 45 मिनट्स के बाद भी अगर उस टीचर से पूछता है कोई बच्चा, तो बच्चे को बताए अगर टीचर, हालांकि कोई टीचर ऐसे होते नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर करता है कोई टीचर तो क्या वो सक्सेस टीचर है? वो नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्यों? रीजन बिंग, क्योंकि 45 मिनट्स के बाद अगर वो पढ़ाता है तो समझ में आता है कि हाँ भाई वो एक रूटीन टास्क से अलग से हटकर भी वो अपने बच्चों को ट्रीट करता है, एक अच्छे से बच्चों को गाइड करता है, क्लास के बाद 45 मिनट्स भी के बाद भी एक बच्चों को सही गाइडेंस में रखता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका आंसर सही हो जाएगा, दैट इज अलूफ एंड फोकस्ड रूटीन टास्क विल बी योर राइट आंसर। तो अगर कोई ऐसा करता है टीचर कि सिर्फ अपने रूटीन टास्क पे चले तो वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रह जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर जो एक शिक्षक जो होता है वह कैसा होना चाहिए? शुड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक टू बी द टॉट इन द क्लास, कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, या फिर अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, या अपने सब्जेक्ट के प्रति अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, कमांड मतलब होना चाहिए, या ऑल ऑफ दी अबव? एक शिक्षक जो है वह कैसा होना चाहिए? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर? तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि सबसे बहुत ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक पढ़ाने वाला है वह क्लास में उसका एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर दे, वो सबसे ज़रूरी है। क्या? उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। कहते हैं ना कि जब कोई न्यूज़ जो एंकर होते हैं, न्यूज़ एंकर जो होते हैं, न्यूज़ जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि वह ओवरव्यू प्रोवाइड करना। मतलब वो सबसे पहले सामने लिखा हुआ आता है ना कि ये मतलब आज की ब्रेकिंग न्यूज़ या आज की ताज़ा खबर, ये लिखा हुआ जो मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ आता है। अब उसको वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है पब्लिक के साथ, मतलब कैसे उस चीज़ को वह बोलता है, वह बहुत ज़रूरी है। अब वो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो चीज़ बोल रहा है उसकी हिस्ट्री, उसकी जोग्राफी, मतलब एक सारे तरफ के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा है या फिर कहीं की कुछ भी बात कर रहा है तो वहाँ का कमांड होना, उस चीज़ पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरीके से एक टीचर जो है अपने सब्जेक्ट को क्या रिप्रेजेंट जो करने जा रहा है उसको एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देना चाहिए, एक समरी प्रोवाइड कर देना चाहिए। इसीलिए हर एक बुक में जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसका एक समरी दे दिया जाता है कि आप ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ हाँ मैं ये जानने वाला हूँ। एक उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है। इसके बाद सबसे ज़्यादा है कि उस कमेंट सब्जेक्ट के प्रति कमांड बहुत ज़रूरी है, मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल फ्रॉम अ न्यू टीचर एज हिज और हर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन एक नए शिक्षक से उसकी व्यावसायिक जिम्मेदारी के रूप में वांछनीय है? चेंजिंग द कोर्स करिकुलम, कोऑपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस, या फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर नन ऑफ द अबव? सो क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। इसमें इतनी 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 भयंकर गर्मी पड़ रही है आप लोगों के मतलब यहाँ दिल्ली एनसीआर में कि ऐसे समझिए साथियों कि अभी जून मई जून जो ब्रह्मास्त्र है गर्मी का, अभी वो नहीं आया है। जब वो आएगा तो बुरा हाल कर देगा, समझिए। तो इतनी भयंकर गर्मी में आप लोग, बस मैं यही कहूँगा कि एकदम सभी लोग हाइड्रेटेड रहिए, पानी वानी ज़्यादा पीजिए, स्वस्थ रहे। ज़्यादा बाहर बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें। पहले कोरोना के डर से बाहर नहीं, मतलब पहले कोरोना के डर से मतलब ये कहा जाता था लाइन कि बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकले। अब गर्मी के डर से कहा जा रहा है क्योंकि बाहर धूप इतनी बेकार वाली है कि मतलब वो आपकी बॉडी को पूरी तरीके से मतलब इतना हीट कर दे रही है कि उससे आपकी तबीयत खराब हो जा रही है। फिर वहाँ से आते हैं आप तुरंत घर में आते हैं, प्यास लगती है आपको, फिर पानी पानी पी लेते हैं तो वो भी ठंडा पानी पीने का मन करता है, जिससे ठंडी गर्मी दोनों एक साथ होता है और दोनों एक दूसरे का मिलन होता है। जहाँ ठंडी गर्मी का जहाँ मिलन होगा वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपकी तबीयत खराब होनी ही होनी है फिर। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और इसलिए कोशिश कीजिए कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, मैंने इसको समझाया नहीं आपको ना। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि एक नए टीचर के लिए, अगर कोई नया टीचर आता है किसी स्कूल में या फिर किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, तो सबसे ज़रूरी क्या है उस टीचर के प्रति कि क्या करना चाहिए हमें। तो क्या करना चाहिए, कोऑपरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस। हमेशा जो उसके साथ के टीचर हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑपरेट करना चाहिए और फिर उनके प्रति कभी किसी भी प्रकार की डिफरेंसेस नहीं रखना चाहिए। अरे वो तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इनको तो कम नॉलेज है, इनको तो ज़्यादा नॉलेज है, ये तो अपने सब्जेक्ट की इसके पास तो बहुत कम बच्चे आते हैं, इनको ज़्यादा बच्चे मानते नहीं हैं। मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ा ना मतलब अनप्रोफेशनल हो जाती हैं अगर बात करें तो। अब ये सारी चीज़ें अगर अनप्रोफेशनल होगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ा गलत है, ठीक है। तो कोऑपरेट करना और किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंसेस ना रखना, सबके प्रति इक्वालिटी और पूरी सराहना रखें, न्यूट्रल होके काम करते रहना, यही बहुत ज़रूरी है। सो द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेल्योर इन द बिगिनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, एक शिक्षक के लिए शुरुआत में असफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर या टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। The greatest important cause of failure in beginning for a teacher lies in the area of, एक शिक्षक के लिए शुरुआत में असफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये समझिए, क्वेश्चन एकदम आए हुए क्वेश्चन आप लोगों को है, आप लोगों के पास है, समझिए, ठीक है। सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, नॉलेज ऑफ द टीचर। तो अगर किसी भी टीचर को अगर नॉलेज नहीं होता है तो सबसे बड़ा कारण होता है उसके फेल्योर का। अगर वो अपनी टीचिंग लाइन की शुरुआत ही करता है ना, करियर अगर वो टीचिंग लाइन में ही देखता है, और सिंपल सी बात है, जब वो पढ़ाने जा रहा है बच्चों को तो वहाँ पे इतने अलग अलग बच्चे मिलते हैं और उनके सवाल, बच्चे हैं, कुछ भी आता है। जब बच्चे को कुछ भी नहीं आता है ना तो उसके मन में सवाल भी कुछ भी आ जाता है, समझ रहे हो। अगर बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो बच्चे के मन में सवाल कुछ भी आ जाता है। अब उन कुछ भी सवालों का आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका आंसर तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर स्किल हो और नॉलेज हो आपके अंदर। तो ये दोनों चीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रीट कर रहे हैं बच्चे को। अगर बिगनिंग लेवल से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो फेल्योर आपको फिर फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप सो सही हो, आप लोगों ने आंसर सही किया होगा। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, नॉलेज ऑफ द टीचर, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी बच्चे जुड़ रहे होंगे क्लासेस को, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में क्लासेस को लाइक और शेयर करते जाएंगे, जिससे कि भाई हम लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग हर एक एजुकेटर्स की क्लासेस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में हर एक एजुकेटर की क्लासेस देखें, और उनकी क्लासेस देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करते रहें। कोशिश कीजिए कि आप एक बार क्लास उनकी देख रहे हैं तो थोड़ा 2x स्पीड में चला के फिर दोबारा देख सकते हैं, या फिर उनकी क्लासेस की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर से जो भी एजुकेटर्स की क्लास हो रही है फिर उनको देखिए, मतलब कंटिन्यू रहिए। ये 2 महीने भी अगर जम के लग जाएंगे तो कोई भी फिर नेट जेआरएफ करने से कोई रोक नहीं सकता है फिर, ठीक है। तो ये होना बहुत जरूरी। चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्री और बिंदु, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। समझ आ गया। मिरम्बिका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडियाज। ये आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो चीज है ये हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड से भले से पूछा गया, बट ये कभी कभी आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी पूछ लेता, मतलब हायर एजुकेशन की जो क्लास होती है उसके अंदर भी इस क्वेश्चन का जिक्र हो जाता है। तो हायर एजुकेशन के अंदर हो जाए तो ये मत समझिए अरे यार ये तो सर ने टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया था, भाई मैंने इसको हायर एजुकेशन पे भी पढ़ाया हूँ आपको मैंने,
ठीक है, तो हायर एजुकेशन से भी पूछ लिया जाता है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर अ टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ अ टीचिंग कैरियर इज। अभी अनसक्सेस की बात, अनसक्सेसफुल की बात हो रही थी, अगर वो कैरियर की बिगिनिंग करना चाह रहा है कोई भी टीचर। अब सक्सेसफुल की अगर बात हो रही है कि अगर कोई टीचर शुरुआत करना चाहता है तो क्या ज़रूरी है, उसको अपने अंदर कौन से ऐसे स्किल होना बहुत ज़रूरी है एक टीचर के अंदर। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू द क्लासरूम। मतलब क्या, उस टीचर का व्यक्तित्व और कक्षा में समायोजित करने की क्षमता होनी चाहिए, एडजस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। आप बोलेंगे कैसे, तो भाई ऐसे कि जब कोई एक टीचर के अंदर वह पर्सनैलिटी, वह व्यक्तित्व और वह एबिलिटी होता है कि बच्चों को एडजस्ट कर सके, तभी उस क्लासरूम को अच्छे से वो चला पाएगा। क्यों? क्योंकि एक क्लास के अंदर आपके भाई एवरेज बच्चे भी होते हैं, समझ रहे हैं, एक क्लास के अंदर आपके एवरेज बच्चे भी होते हैं, उसी क्लास में आपके भाई बहुत टॉपर्स भी बच्चे होते हैं कुछ, और कुछ आपके बैक बेंचर्स होते हैं, और जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि बैक बेंचर्स में थोड़े लो बच्चे वाले भी आ जाते हैं। और ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि लो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं वो लो हैं, या फिर जो लो बच्चे होंगे वो बैक बेंचर्स होंगे, ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी क्या होता है कि भाई बैक बेंचर वाले बच्चे, उनमें से कुछ बच्चे बड़े अच्छे पढ़ाई करने वालों में से होते हैं, और वो बच्चे लाइफ में आगे बड़ा कुछ करके कर देते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत सही होता है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो। तो उन सभी बच्चों को, मतलब कहने का ये है कि आपके वो सभी बच्चों के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेना। अब हो सकता है कि क्लास में कुछ टीचर आते हैं तो भाई कुछ बच्चे समझते क्या है, अरे ये टीचर की कहाँ भाई इतनी नॉलेज है कि हमें पढ़ाएगा। कुछ बैक बेंचर्स होते हैं कि हमें पढ़ाएगा, मतलब इतने बड़े हो गए तुम हमें पढ़ाने आ रहे हो, मतलब वो टीचर कुछ नहीं समझते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यार अब उन बच्चों से लड़े या फिर हम, मतलब वो बच्चा लड़ रहा है या वो बच्चा कुछ गलत बोला तो हम भी उसको गलत बोले, तो मेरे और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो आपको उन बच्चों के साथ भी खुद को एडजस्ट करना है, तो ये भी करना एक अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है, एक आपके व्यक्तित्व को दिखाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। लाइट चला गया सर, तो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
थोड़ा सा लाइट इशू हो गया साथियों, परेशान नहीं हुए, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा सा आप लोगों की दिक्कत आ रही थी, माफ़ कीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा लाइट इशू के कारण थोड़ा सा आप लोगों की क्लास डिले कर दी थी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप सो सभी बच्चों को ये चीज़ें अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से हो गई होंगी। चलिए तो आज के लिए साथियों फिर आप लोगों के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए साथियों आपके लिए इतना ही करते हैं, बाकी की क्लासेस हम नेक्स्ट क्लास में कर रहे होंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में होता है तो पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लाइक ज़रूर कर देना है क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में। अभी 101 का कोड का इस्तेमाल करना है 10% डिस्काउंट के लिए, किसी भी अगर आप कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिलती रहे। सो दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चों का ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।